क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता था कि भारत में हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उनमें से 4 राज्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उन 4 राज्यों में से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे आई है और उनमें से एक राज्य के अंदर, तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे आई है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां के चुनाव परिणाम आज जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को यहां पर सोचने के लिए विवश करेंगे। क्या विवश करेंगे कि कहीं पर बहुत लंबे समय से चली आ रही सरकार का मसला था, तो कहीं छात्रों के प्रोटेस्ट का मसला था, कहीं बेरोजगारी मुद्दा था, तो कहीं पर सरकार के द्वारा सट्टा एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ भ्रष्टाचार था। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार के ये सारे प्रयास आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो एक एक करके सारी बातों को आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिन 4 राज्यों के अंदर इलेक्शन था वो लगभग एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं, बॉर्डर के साथ। केवल एक मिजोरम बचता है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। और कल क्यों आएंगे? क्योंकि आज संडे के दिन उन्हें प्रेयर्स में जाना होता है। मेजॉरिटी क्रिश्चियन सोसाइटी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आज के दिन इलेक्शन में वोट काउंटिंग पर रोक लगाते हुए कल के दिन काउंटिंग रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल डे की वजह से उनकी मिजोरम की वोट काउंट रुकी है, वो कल हो जाएगी। संडे के दिन रिजल्ट नहीं आया, मंडे को आएगा। इलेक्शन रिजल्ट 2023 ने बीजेपी एमपी के अंदर जीतती हुई, बीजेपी राजस्थान में जीतती हुई और छत्तीसगढ़ में जीतती हुई दिखाई दी है। इन सारी का कौन सा कारण रहा, किस कारण से किसी की जीत बनी, कैसे चुनावी प्रबंधन रहा, लोकल मुद्दे हावी रहे या फिर केंद्रीय मुद्दे हावी रहे, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आज के सेशन में डिस्कस किया जाना है। आपसे गुजारिश है कि आप अंत में सेशन के पहुंचते पहुंचते सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक लाल रंग का बटन है, बस उसे दबाना है, सो दैट भविष्य में भी हम आपके पास अपने सेशंस को पहुंचा सकें। साथियों, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आप यह वाली डिटेल देख रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना दिखाई पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की इस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जहां 56 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखी है, मध्य प्रदेश में 167, राजस्थान के अंदर 115, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस 64 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश में, जहां पर जब हम ये सेशन के लिए स्लाइड्स कलेक्ट कर रहे थे, उस समय तक अगर हम देखें तो राजस्थान में 115 सीटों पर बीजेपी आए है, यानी कि जीत चुकी है, और मध्य प्रदेश के अंदर 166 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। इस प्रकार से सभी सीटों का गणित आपके सामने है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुई हैं, जैसे राजस्थान में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। नंबर दूसरा, राजस्थान में हर बार यह देखा गया है कि 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है, तो पिछले ट्रेंड को यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया गया। हर बार यहां पर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। 2008 देख सकते हैं आप, 1998 कांग्रेस, फिर 2003 बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और इस बार बीजेपी। तो यहां पर 1998 से एक ट्रेंड सेट हो रखा है जो आगे भी बरकरार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता जनार्दन को नमन करते हुए जीत को स्वीकार किया और तेलंगाना वालों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। अशोक गहलोत जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा भी इस हार को स्वीकार करते हुए और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपना मैसेज लिखा। इसी प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, सभी ने चुनाव पर अपनी टिप्पणियां की। प्रधानमंत्री के द्वारा भी तेलंगाना के लिए अपनी तरफ से टिप्पणियां की गई। तेलंगाना में जहां कांग्रेस जीतकर आई है, वहां सोनिया गांधी जी को जहां एक और दूध से नहलाया गया पोस्टर को, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह जी हैं वो अपने कंधे पर एक तरफ तस्वीर में मोदी जी और दूसरी तरफ अमित शाह जी को लेकर दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी दूध से अभिषेक कराया जा रहा है। ट्विटर की बात अगर करें तो ट्विटर पर इलेक्शन रिजल्ट जहां टॉप ट्रेंडिंग में रहे, वहीं पर राहुल गांधी पनौती है, यह भी ट्रेंडिंग में रहा। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि जब वर्ल्ड कप में अपने भारत की हार हुई थी, तब पनौती शब्द बहुत ट्रेंडिंग में आया था और प्रधानमंत्री को पनौती कह करके कई जगह पर ट्वीट्स किए गए थे। इसलिए इस बार जीत को, प्रधानमंत्री की जीत देखकर राहुल गांधी पनौती यह भी ट्वीट ट्रेंड में रहा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल के लिए अगर भारत में सैफ्रॉन कलर पार्टी देखें तो इस समय 2023 के अंदर बीजेपी लगभग मध्य भारत में दिखाई पड़ती है।
और लगभग 60% के आसपास बीजेपी 16 प्रदेशों में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। क्या इसे दुनिया ने भी कहीं कवर किया है? बिल्कुल। आरटी इंडिया आप देख सकते हैं, रशियन टुडे के द्वारा इसे कवर किया गया है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा भी इसे कवर किया गया है कि नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी सेट फॉर विक्ट्रीज इन इंडियन स्टेट इलेक्शंस, यानी वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी ये स्टेट इलेक्शंस का कवरेज रहा है। अब यहां से एक बड़ा प्रश्न बनना शुरू होता है कि ये इलेक्शन में जीता कौन हारा कौन। ये तो समाचार हो गया। अब समाचार के साथ साथ जो विश्लेषण है, अब उस विषय पर आगे बढ़ते हैं। एक ट्वीट मिला जिस ट्वीट में एक बहुत बड़ा बात उठाया गया, और वो क्या था कि आज देश की जनता कुछ बातों पर मोहर लगा दी, और वो बातें ये हैं कि देश की जनता के लिए बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन की तरफ से जो भी लोग हैं या फिर जो लोग हार गए, जिन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, वो अपनी तरफ से जो आत्मविश्लेषण करने बैठेंगे वो ये है कि बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जो लाइन लिखी जा रही है ये मध्य प्रदेश के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान 4 बार से सीएम रह चुके हैं, और अब 5वीं बार संभवतः कौन हो ये देखने वाला विषय होगा। साथ ही साथ देश की जनता के लिए महंगाई कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जिन जिन राज्यों में सरकारें थी, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उनके लिए उठाया गया प्रश्न था। देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल बिल लाया गया था। हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट में जाना हो या सरकारी में, बिना बेरोक टोक जाने का हेल्थ केयर बिल लाया गया था। उसके बाद भी सरकार हट गई। जनता के विकास का कोई भी मुद्दा नहीं है। विकास की अगर बात करें तो तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना सरकार है वो विकास को लेकर जानी गई है, लेकिन सब लोगों ने, अच्छा, राजस्थान में पुराने जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम वापस गहलोत सरकार के द्वारा दी गई थी, उसका भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार को पलट दिया। यानी कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सवाल बनकर निकली कि अल्टीमेटली असल में आज के दिन जितने भी बड़े बीजेपी के हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं या नेता हैं, उन्होंने एक ही बात पर हाईलाइट किया है, और वो ये है कि अगर कुछ भी चला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चली है, उनका नाम चला है, उनके कहने से चीजें चली हैं। अब हम राज्यवार आपके सामने एक एक करके विश्लेषण करते चलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव के विश्लेषण की। मध्य प्रदेश में जब चुनाव आने शुरू हुए, उससे पहले सबसे बड़ी चीज जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी थी वो थी छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन, विद्यार्थी वर्ग की तरफ से विरोध प्रदर्शन। अगर आप सुर्खी देखें तो जहां एक और आपको कर्मचारियों के प्रोटेस्ट होती हुई खबरें दिखाई दे सकती हैं, वहीं पर व्यापम घोटाला, एमपी की करनी सेना, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मौन व्रत, इसी प्रकार से छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट, ये तमाम वो खबरें हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ जनता के द्वारा दिखाई गई थी। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ की अगर हम खबरों को कवर करें तो जुलाई 14 की आप खबर देखते हैं, 4000 विद्यार्थियों के द्वारा पटवारी एग्जाम स्कैम के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे ही नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो 3.9 और 6.1% यहां पर बेरोजगारी की दर रही। मध्य प्रदेश के अंदर रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला काफी उठा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में छात्रों के मुद्दे काफी ज्यादा उठे, लेकिन जब चुनाव आए तो चुनाव के घोषणा पत्र जारी किए गए। एक और जहां भाजपा का घोषणा पत्र आया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। चुनावी घोषणा पत्र में सब घोषणाएं लगभग मिलती जुलती थी। किसी ने 100, वो होता है ना, जैसे कि भाई एक ये 10 रुपए में 1.25 किलो प्याज दे रहा है तो कोई कह रहा है मैं 1.5 किलो दे रहा हूं, कुछ उस तरह का भाव चल रहा था। यहां पर कहा जा रहा था कि ट्राइबल ब्लॉक में 3800 रुपए के शिक्षकों को भर्ती दी जाएगी, 3800 शिक्षकों को भर्ती दी जाएगी। यहां पर हर महीने कांग्रेस 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के लिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अल्टीमेटली फ्री बीज बांटे जा रहे थे, अपनी अपनी तरफ से राज्य का अकाउंट खाली किया जा रहा था। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार, अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां। तो इनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में 100% छूट, यानी प्रतिशत फीस के अंदर छूट, और 2 लाख सरकारी नौकरियां। ये 2 बोल रहे हैं तो ये 2.5 बोल रहे हैं। एक प्रकार से होड़ सी मच गई कि बस बोलना ही तो है, चाहे कितने भी बोलते चले जाओ। तो सब तरह से घोषणाओं का अंबार लगा और एक दूसरे से मिलती जुलती काफी सारी घोषणाएं की गई। महिलाओं के लिए जहां सिलेंडर की बात थी, भाजपा 450 रुपए में सिलेंडर देने को तैयार हो गई, तो कांग्रेस 500 रुपए में देने को तैयार हो गई। सब्जी मंडी का सा माहौल था, भाजपा जहां 1200 रुपए छात्रों को देने को तैयार हुई,
तो कांग्रेस 1500 रुपए छात्रों को देने को तैयार हुई। मुद्दा यह है कि लोग 1200 पर ट्रस्ट कर गए। मुद्दा यह है कि लोग 1500 पर ट्रस्ट नहीं किए। अगर इस पर ट्रस्ट किए होते तो कांग्रेस की सरकार होती। कहना तो अब यही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी ये लोगों को विश्वास नहीं दिला पाई। जितनी भी योजनाएं थी जिनमें यह कहा गया था कि हम लोगों को इतना सब कुछ देंगे, वो सब विश्वास नहीं दिला पाई। यही कारण है कि भाजपा अपने आप को यहां पर जिताने में कामयाब हो गई। रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो भाजपा ने प्रमोशन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कही, वहीं कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी माहौल चलाया, लेकिन लोगों को रास नहीं आया। लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी से होनी थी तो वो शिवराज सिंह चौहान जी से होनी थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि लगातार लंबे समय से, लगभग 18 साल से अधिक से आप सीएम के पद पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति लगातार पद पर होता है तो उसके विरोध के कारण एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है कि यार ये पसंद नहीं है, बस इसे बदल दो। बीजेपी ने अपने चुनाव में इसी का प्रयोग किया। और किया क्या? बीजेपी ने चुनाव से शिवराज सिंह चौहान को ही गायब कर दिया। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को फ्रंट फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाता तो संभव है जनता को वही फेस दोबारा दिखता और इस वजह से उनके अंदर एक खिलाफत का भाव होता। बीजेपी ने प्लानिंग में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का फेस सबसे आगे कर दिया और कहा कि एमपी के मन में मोदी है। मोदी के नेतृत्व को एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी कहते हुए शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर पूरे एमपी को मोदी वर्सेस अपोजिशन कर दिया गया। यानी केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के नेतृत्व के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। आप अगर तस्वीरों को और बैनरों को, पोस्टरों को भी देखेंगे तो यहां पर एक तरफ जहां मोदी की सबसे ऊंची इमेज लगी है, वहीं दूसरी तरफ फ्रंट रो में नड्डा साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये प्रथम पंक्ति में दिखाई दे हैं। यानी एक प्रकार से कांग्रेस ने यह तक कहा कि शिवराज सिंह चौहान की हार को बचाने के लिए मोदी ने, मतलब बीजेपी ने एमपी में नड्डा का चेहरा आगे कर दिया, सो दैट यह कहा जा सके कि हारे तो नड्डा साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान थोड़ी हारे हैं। इस प्रकार से इनका फेस आगे लाया गया। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर बीजेपी ने एक ट्रंप कार्ड खेला था और वो प्रयोग सफल रहा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इतने सारे चेहरे उतार दिए, जिनमें से एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी कई, कैलाश विजयवर्गीय, कई बड़े नेता जो कि सांसद के पद पर वर्तमान में केंद्र में हैं, उन्हें उतार करके मध्य प्रदेश भेज दिया, जिससे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपने सांसद का चुनाव लड़ते हुए देखकर यह लगा कि अगर सांसद विधायक के पद पर आ गया, यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आईएएस बने हुए व्यक्ति से कहा जाए कि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे दो। बिल्कुल वैसे ही एमपी बने हुए सांसदों से कहा कि आप विधायक की सीट पर पहुंच जाइए। इसका परिणाम यह निकला कि लोगों को लगा कि जब एमपी चुनाव लड़ने आया है, हो सकता है केंद्र को मंजूर यह हो कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा। बस सीएम का नाम ना लेकर बहुतों के मन में लड्डू फुड़ाए गए। इसके चलते हर दूसरा नेता अपने आप को सीएम और जनता के मन में यह कि मेरा नेता बनेगा सीएम, बस इस आधार पर लोगों के अंदर एक प्रकार का भाव चल पड़ा और बस वही भाव बीजेपी को यहां पर जिता ले गया। एक और बड़ा कारण जो यहां पर बना और वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर शिवराज सिंह चौहान तो गायब से ही हो गए, यानी इन्हें तो कहीं कोई चीज दिखी ही नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक और सफल प्रयोग किया, अपने पोस्टर के ऊपर श्री राम मंदिर का निर्माण। अब ये जो श्री राम मंदिर है, ये श्री राम मंदिर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला। आप सभी को ज्ञात होगा 22 जनवरी को यहां पर भगवान राम लला जो हैं वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में पूरे चुनाव प्रचार में इस बात को याद दिलाया गया। आपको याद होगा बीजेपी जब से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है तब से राम मंदिर बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। ठीक है, राम मंदिर अब चूंकि बनने जा रहा है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश जो कि एक धर्म प्रदेश के नाम से विख्यात है, बहुत सारे मंदिर और काफी आस्थावान राज्य है, ऐसी स्थिति में राम का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना। और वो कैसे बना, अब वो जानिए। हुआ कुछ यूं कि प्रधानमंत्री तो अपनी गारंटी देकर आगे बढ़ गए, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो बना था, INDI, इंडी अलायंस जो बना था, जिसमें कांग्रेस ने दक्षिण की, स्टालिन की जो पार्टी है, दक्षिण के सीएम की जो पार्टी है,
उसके साथ गठबंधन किया हुआ था। और ऐसे समय पे स्टालिन के बेटे उदयनिधि का एक बयान आया जिसमें उसने यह कहा कि सनातन एक डेंगू जैसा है, डेंगू के मच्छर जैसा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इस बात से यहां पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुत डेंट लगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के पोस्टर पर राम मंदिर के होने से चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। कांग्रेस की शिकायत से जनता के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कहीं कांग्रेस भी तो यह नहीं चाहती कि राम मंदिर का चर्चा ना हो। तो धर्म के आधार पर मध्य प्रदेश में गजब का पोलराइजेशन देखा गया। यानी एक प्रकार से कांग्रेस को मतलब राम मंदिर विरोधी प्रोजेक्ट किया गया और बीजेपी को राम मंदिर का प्रमेता मतलब दिखाया गया। कुछ इस प्रकार से यह काम किया गया। एक और चीज शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में की गई, और वो क्या था? मध्य प्रदेश के अंदर एक लाडली बहना योजना हाल ही में लॉन्च की गई, जिसमें प्रत्येक माह हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले जाने की बात की गई। यह योजना हर महिला के लिए एक तनख्वाह के समान थी और इसको लाडली बहना योजना को महिलाओं ने बड़ा सकारात्मक रूप से लिया। इतना ही नहीं, बच्चों के आहार के लिए, पौष्टिक आहार के लिए 3,000 रुपए देने का बात आया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जहां धर्म के आधार पर सबको यूनाइट करने में बीजेपी कामयाब रही, वहीं एंटी इनकम्बेंसी को लाइन 2 में डाल करके मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाकर और सांसदों को मध्य प्रदेश बुलाकर भी इसे काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से पेश किया गया। तभी ऐसे परिणाम सामने निकल करके आए। और साथ ही साथ मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 14 रैलियां की गई। लगभग पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा 108 रैली की गई। इसी वजह से मोदी वर्सेस स्टेट यह इलेक्शन लड़ा गया। मोदी जहां भी गए वहां पर एक ही लाइन बोले, गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने कहा है तो यह काम होकर रहेगा। और लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वास जताते हुए सीधा पार्टी को इलेक्शन जिता दिया। जहां मैंने एक और आपसे कहा कि सनातन विरोधी कांग्रेस को ठहराया गया, उसके पीछे इनका इंडी अलायंस, जिसमें उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन को मिटा देने की जो बात कही गई, ये यहां पर इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा गई और इसके चलते कांग्रेस के खिलाफ पूरा मामला बन गया। हालांकि कमलनाथ जी के द्वारा इसका मतलब वो करने के लिए, एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए प्रयास ये भी किए गए कि वो जाकर के फिर धीरेन्द्र शास्त्री से मिले और काफी संतों से भी मिले, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आ पाया। खैर कोई नहीं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव के अंदर। छत्तीसगढ़ चुनाव में जहां भूपेश बघेल वर्सेस रमन सिंह था, यहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। अगर आप सभी को याद होगा तो हमने आज से कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले, जब आचार संहिता लगने ही वाली थी या लगी थी, अगर मैं सही हूं तो 7 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी, उससे एक दिन पहले मैंने आपके सामने एक सेशन किया था। लगभग 1.25 मिलियन लोगों ने इसे देखा भी है। हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह कहा था कि आने वाले समय के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर यह मामला बहुत बड़ा मामला बनेगा। हमने यह सेशन किया था और आपको बताया भी था। असल में ऑनलाइन सट्टा एप्लीकेशन, असल में आजकल जो क्रिकेट की एप्लीकेशन चल रही है, उसी प्रकार की एक एप्लीकेशन महादेव ऐप थी। उस महादेव ऐप में लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था और वो उजागर हुआ मामला पूरी तरह से सुर्खियों में रहा। यही कारण है कि बीजेपी यहां पर लगभग 54 सीटों पर आगे चल रही है। हो सकता है अभी 56 पर आगे हो, चेक कर लेंगे। मतलब बहुमत के साथ आगे है, सरकार बनाने के लिए जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में घोटाला फिर जुड़ गया था। मोदी जब सरकार में आए थे तब भी कांग्रेस का घोटाला ही कारण था। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम प्रकार के घोटाले थे जिनसे केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी। और यही चीज लोगों को फिर से याद आ गई कि कांग्रेस की सरकार है तो घोटाले हैं, और घोटाले हैं तो इसलिए इसे हटाना है। और उसी प्रकार से इलेक्शन के अंदर छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव ऐप घोटाले ने इस सरकार को उल्टा दिया। आप देख सकते हैं महादेव ऐप घोटाला हर बार सुर्खियों में अल्टीमेटली बना रहा। इतना ही नहीं, आज तक भी यह मुद्दा जिंदा है और इसको इस प्रकार से यहां कहा जा रहा है कि महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। ऐसा कहकर के छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव ऐप घोटाला एक लोकल रीजनल मामला निकला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के काल में जैसे हर स्टेट की अपनी पीसीएस होती है, ऐसे छत्तीसगढ़ पीसीएस का मामला भी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला निकल करके आया। कहा गया कि बड़े लेवल पर यहां घपलेबाजी हुई है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के द्वारा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया
और जो सीएम फेस पहले थे रमन सिंह, जो पहले भी सीएम रह चुके हैं, उन्हें लाइन 2 पर रख दिया गया। जहां कांग्रेस ने अपनी गारंटी कार्ड चुनावी घोषणा पत्र में दी, उन्होंने बकायदा एक तरह से जाति जनगणना को अपनी तरफ से वादा किया। जाति जनगणना का वादा कांग्रेस के द्वारा हर राज्य में किया गया और अब ऐसा लग रहा है कि लोग जाति जनगणना से खुश नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है और इस विषय पर कभी आप चाहेंगे तो डिटेल में भी सेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां जान लीजिए। असल में जाति जनगणना का कांग्रेस जो कार्ड खेलना चाहती है वो इसलिए है क्योंकि इससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि उनके राज्य में ओबीसी की संख्या ज्यादा है। ओबीसी ज्यादा है लेकिन रिजर्वेशन कम है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है। और अगर किसी भी राज्य में ओबीसी को रिजर्वेशन ज्यादा पता चलता है कि भाई मेरे लिए तो एलिजिबिलिटी तो ज्यादा है, इन्होंने मुझे कम दे रखा है, बस इतना अगर हो गया तो ओबीसी भड़क उठेगा। ओबीसी संख्या में ज्यादा है, रिजर्वेशन की मांग उठेगी और उसके चलते हुए ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। यही प्रयोग बिहार में भी अभी हुआ है जहां पर जाति जनगणना करा भी दी गई है और उसको देख करके। लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी है जाति जनगणना का, वो भी मैं साथ साथ बताता चलता हूं। जाति जनगणना के केस में कहानी क्या है, इससे एक चीज और निकल के आ जाएगी कि पर्टिकुलर जाति में लोग कितने हैं और यह चीज कांग्रेस नहीं रियलाइज कर पाई है। संभवतः यही कारण है कि यह कार्ड उल्टा पड़ गया है। असल में ओबीसी में अगर हम राजस्थान की बात करें तो कई जातियां आती हैं, जहां एक और जाट भी ओबीसी के अंदर आ रहे हैं, वहीं दूसरी और काफी और जातियां हो, चाहे फिर वो माली हो, चाहे फिर वो अन्य जातियां भी हो, वो इसमें अंदर आती हैं। लेकिन जब तक रिजर्वेशन की बात आती है, जातीय जनगणना होने से यह क्लैरिटी आ जाएगी कि इस जाति के लोगों के द्वारा इतना परसेंटेज रिजर्वेशन पाया गया है। और अगर ऐसा है तो अन्य जातियां जिनकी संख्या ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन कम है, तो संभव है कि आने वाले समय में बीजेपी यह कार्ड खेल दे कि वो जाति में भी जातिगत रिजर्वेशन को बढ़ावा दे दे कि जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बनाएंगे ग्राउंड ये और बैटिंग कर जाएगी बीजेपी। और ये चीज कांग्रेस को समझ नहीं आई, जाति जनगणना उनके खिलाफ चली गई और यही कारण है कि लोगों ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, अल्टीमेटली जाति जनगणना से होगा क्या? जनगणना से होगा इतना ही कि हमें यह दर्द आसानी से होगा कि हम इतने हैं, हमें इतना कम नौकरी क्यों। वास्तविकता में तो जॉब बढ़ाओ, आरक्षण नहीं। आरक्षण से राजनेताओं की रोटी सिकती है, विद्यार्थियों की नहीं। विद्यार्थियों को सरकारी पदों की संख्या बढ़ा दो, जिनको नहीं मिल रही है रोजाना मिल जाएगी। घोटाले रोक दो, प्रशासन की जहां आवश्यकता है वो करो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने यहां पर भी धर्म का कार्ड खेल दिया। और वो क्या किया कि अयोध्या में रामलला के दर्शन को फ्री में कराने का वादा कर दिया। तो बीजेपी जिसकी स्थापना ही रामलला के लिए हुई थी, मतलब यूं समझिए आप कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा आंदोलन चला है वो धर्म यात्रा से ही चला है, राम रथ यात्रा से। बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो समय था वहां से बीजेपी का जो उदय है, असल मायने में आज जब वो राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा बना करके कि हम फ्री में यात्रा कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनकर के निकला। और यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी चली और मोदी की गारंटी के चलते यहां पर लोगों ने गारंटी को वोट दे दिया। अब बात करते हैं हमारे उस राज्य की जिससे मैं बिलोंग करता हूं। अब इस राज्य से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि यहां पर एक बड़ा पॉइंट बनता है कि अल्टीमेटली वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत में गहलोत साहब की क्या कमी रह गई। ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ जहां पर बात की जाए वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे को बीजेपी ने चेहरा बनाया ही नहीं था। हमारे राजस्थान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें वसुंधरा राजे का चेहरा इस प्रकार से हटाया गया जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का। बीजेपी ने केवल एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा और वो चेहरा था कमल के फूल का, कि कमल को वोट दो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब पार्टी पे छोड़ दो, पार्टी तय करेगी कि किसे सीएम बनाना है। ठीक है साहब, लेकिन फिर भी लोगों ने इन दोनों के बीच मुकाबला कराने का निर्णय लिया। बात करते हैं अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ से योजनाओं का अनाउंसमेंट किया गया। बहुत अच्छे से ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई, हेल्थ की फैसिलिटीज लॉन्च की गई, कर्मचारियों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इवन लोगों को जितनी भी तरह से संभव सीमाएं हैं, 7 प्रकार की गारंटी भी इन्होंने लॉन्च की। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई इसलिए कांग्रेस बहुत कम नंबर पर सिमट कर रह गई। अब क्या बड़े कारण रहे उनमें, अगर हम मैं अगर यही के विश्लेषक के रूप में बात करता हूं तो एक लाइन में आंसर यह निकलता है, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो लड़ाई चला था आज से 2 साल, लगभग 1.5-2 साल पहले,
जहां पर सचिन पायलट नाराज होकर के अपने समर्थकों को लेकर दूसरे राज्य में चले गए थे। उसके बाद से गहलोत साहब ने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने जितने भी विधायक थे उन्हें फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड दे दिया का मतलब यह था कि अगर उनके समर्थन में कोई भी विधायक उनकी सरकार को मान रहा है, गहलोत सरकार को मान रहा है, तो उन्हें यह कहा गया कि आपकी हर बात मानी जाएगी। परिणाम यह निकला कि 200 सीट वाले राजस्थान में 100 की 100 विधायक जो बहुमत में थे वो अपने आप को सीएम समझने लगे। हर विधानसभा क्षेत्र एक सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। परिणाम यह निकला कि हर विधायक का प्रशासन में, हर विधायक का लोकल अपॉइंटमेंट्स में, इवन टीचर तक के पोस्टिंग में, ट्रांसफर में, सड़क निर्माण में, पेयजल में इतना इंटरफेरेंस रहा कि जो सेंट्रलाइज्ड थीम थी गहलोत साहब की वो छिन गई। ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि गहलोत साहब अपनी सरकार को 5 साल चलाने में जहां एक और इंडिया में चेहरा चमकाकर ले गए कि ये ऑपरेशन लोटस का शिकार नहीं हुए। लोटस ऑपरेशन क्या था, जिसमें कि अगर सचिन पायलट छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो हो सकता है सरकार इनकी तभी गिर जाती, लाइक ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन गहलोत साहब उसको तो बचा ले गए, लेकिन उसकी बचाने की कीमत उन्होंने अब चुका दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार बचाने के लिए जो डिफेंसिव प्ले किया था उसमें उनके विधायकों को जो फ्री हैंड मिला वो फ्री हैंड उनके लिए बहुत नुकसानदायक रहा। परिणाम आपके सामने है। बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता जनता की नुकसान का, जनता के गुस्से का शिकार हो गए। जनता ने उनके खिलाफ अपना जबरदस्त गुस्सा निकाला। सेम फेस को वापस जब उतारा गया तो लोगों की जब बारी आई तो उन्होंने बदल करके उसका बदला ले लिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, राजस्थान में जहां एक और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मामला है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा जो आरपीएससी है, आयोग जो है राजस्थान का, परीक्षा आयोग का घोटाले में नाम आ जाना और परीक्षा आयोग के जो सदस्य हैं, आरपीएससी के जो सदस्य हैं, उन सदस्य का खुद का घोटालों में इन्वॉल्व होना, यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामी को दर्शाता था। क्योंकि एक संगठित तरीके से एक रैकेट था जो राजस्थान के अंदर चल गया था। और तो और उन पेपर के लीक होते हुए तार राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके ही क्षेत्र में चल रहे एक कोचिंग संस्थान से जाकर जुड़ गए, जिससे यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पूरी तरह से संरक्षण के भीतर पेपर को लीक कराने का पेपर माफिया तैयार हुआ था। यह बात लोगों के अंदर और विशेष रूप से युवाओं के अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट करने लगी और युवाओं से परिवारों के सदस्यों में जाने लगी और परिवारों के सदस्य में पहुंची यह चीज। और साथ ही में एक और मामला, प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान के अंदर थे कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा, उनका मुद्दा परीक्षाओं में घोटालों के साथ और अपने परिवार के लोगों को आरपीएससी में पद दिलाने के नाम पर काफी ज्यादा उछाला गया। इस वजह से जिस प्रकार छत्तीसगढ़ पीसीएस का घोटाला उजागर हुआ, कुछ वैसे राजस्थान के अंदर भी घोटाले उजागर हुए। परिणाम यह निकला कि लोगों ने इसे सबक सिखाने का निर्णय लिया और परिणाम आपके सामने है। और भी बहुत सारे मुद्दे रहे, जिनमें से अगर आप ध्यान से मेवाड़ वाला रीजन देखते हैं तो वहां पर पूरी तरह बीजेपी जीत कर आई है। बड़ा कारण था उदयपुर में कन्हैया टेलर का गला रेतकर हत्या कर दिया जाना। उदयपुर जैसे बहुत खूबसूरत सिटी के अंदर, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, जिसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है इस प्रकार के दंगे की, वहां पर एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई। संभवतः आपको नुपुर शर्मा वाला मामला याद होगा। उस नुपुर शर्मा मामले में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर की हत्या 2 धर्मांध कट्टरों के द्वारा कर दी गई। वो मामला उस समय तो गहलोत जी के द्वारा तुरंत दबा दिया गया, मामले में तत्काल प्रभाव से कोई प्रतिक्रिया पब्लिक रूप से नहीं निकल कर आई, लेकिन राजस्थान की जनता को बीजेपी चुनाव के टाइम पर उसे याद दिलाने में कामयाब रही। बीजेपी ने जहां तहां उस पूरे क्षेत्र के अंदर कन्हैया के मामले को गजब तरीके से याद दिलाया कि यहां पर इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो जहां एक और पेपर माफिया, वहीं दूसरी ओर जो मतलब धर्म के आधार पर जो बायगॉटरी देखी गई थी वो लोगों को याद दिलाई गई। तीसरा भी बड़ा मुद्दा यह रहा कि जब लास्ट टाइम कांग्रेस सत्ता में आई थी तब राहुल गांधी जी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, वो वादा पूरा ना हो सका।
चौथी जो चीज निकल कर आई वो ये थी कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल हैं वो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें एक और मध्य प्रदेश, दूसरी और उत्तर प्रदेश, तीसरी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में है। जब भी कोई दूसरे राज्य में व्यक्ति जाता है वहीं से तेल भराकर लाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल का मामला भी एक बहुत बड़ा मामला बनकर निकला। इन तमाम प्रयासों से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि गहलोत सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए पैसा पेट्रोल डीजल के टैक्स से वसूला जा रहा है, और परिणाम निकल कर आया चुनाव के अंदर, और चुनाव में जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे ही रहा है। ठीक है ना। तो बीजेपी के अंदर रेड डायरी का ड्रामा भी निकल कर आया, साथ में करप्शन के चार्जेस, ये सब बातें मैं अब आपको बता चुका हूं। इतना ही नहीं, यहां पर भी गहलोत के सामने कोई चेहरा ना उतार करके मोदी की गारंटी को ही कांग्रेस की 7 गारंटियों के सामने उतारा गया। परिणाम था कि लोगों ने मोदी के चेहरे पर यहां पर भी वोट दिया। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस के आने का बहुत बड़ा कारण क्या है? जितने भी प्रोटेस्ट पूरे की पूरे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ थे, उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस लेकर पहुंच गई तेलंगाना, और तेलंगाना की जो बीआरएस सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने इसका उपयोग किया। नंबर 1। दूसरी बात, असल मायने में तेलंगाना राज्य का निर्माण करने वाली भी कांग्रेस ही थी, लेकिन कांग्रेस ने सोचा था कि जब तेलंगाना बनेगा तो वहां पर उन्हीं का राज आएगा, लेकिन तेलंगाना में तेलंगाना के निर्माण की मांग करने वाली जो क्षेत्रीय पार्टी थी, दैट इज भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, उसने कांग्रेस से अलग होकर अपनी सरकार बना ली थी। यही कारण है कि कांग्रेस तो पहले से ही यहां सरकार में होनी चाहिए थी, क्योंकि तेलंगाना राज्य बनाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन अब देर से ही सही यहां पर कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई है। बीजेपी के लिए यहां भी प्लस पॉइंट रहा कि जहां पहले इनकी सीटें नहीं आती थी, वहां पर ये सीट बनाने में कामयाब हुए। इस प्रकार से बीआरएस के प्रति भी लोगों का तेलंगाना में गुस्सा था, और गुस्सा यह था कि इन्होंने भी जब नया राज्य बना तो बहुत फंड मिला, और उस फंड का इन्होंने जबरदस्त दुरुपयोग किया। कहते हैं कि बीआरएस की वजह से जो सीएम साहब हैं वो तो इतने अंधविश्वासी हैं कि अगर कहीं कौवा बैठ जाए तो उस रास्ते से ना निकले। बड़े अंधविश्वासी और बहुत खर्चीले व्यक्ति हैं। लोगों को राहुल गांधी जी ने जाकर सब जगह इस बात का बताया कि कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। परिणाम निकला और जनता ने कांग्रेस को वहां पर सत्ता के लिए चुन लिया। खैर, लोकतंत्र में बहुत सारे मुद्दे एक साथ चल रहे होते हैं। अंत में निर्णय किस बात पर लिया जाता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन से मुद्दों पर वोट होना चाहिए, कौन से मुद्दों पर फिलहाल वोट हुआ है? ये सब बातें आप जाकर मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर बता सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। आप अपनी राय वहां कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पर हमारे द्वारा आप लोगों को हर दिन भर की अपडेटेड जानकारियां ट्वीट्स के माध्यम से दी जा रही हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने उपस्थित हुए, अगर संभव है तो राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है रेड कलर का, उसे जाकर क्लिक कर दीजिए, सो दैट भविष्य में जब भी मैं वापस लाइव आऊं आप तक मैसेज चला जाए। मुझे यकीन है कि आप हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे इस कार्य को अवश्य करेंगे। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।